एक तरफ तो गणेश जी की शक्ति है, पीछे मोदी जी है जो आज पूरे देश में प्रधानमंत्री की तरह पूरी पब्लिक चाहती है और यूथ भी चाहता है। तो दोनों शक्ति एक साथ मिल जाती है तो अपने आप ही एनर्जी तो हो जाती है और हम ऐसा चाहते हैं कि गणेश जी का आशीर्वाद मोदी जी को मिल जाए। इधर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत जोगी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से बने नकली लाल किले से इसलिए भाषण दिया क्योंकि उन्हें असली लाल किले से भाषण देने का मौका कभी मिलेगा ही नहीं। देखिए, पहली बात तो एक फर्जी लाल किला बनाया गया, 2 करोड़ रुपए खर्च करके एक नकली लाल किला बनाया गया और नकली लाल किले से भाषण इसलिए दिया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ये पक्का मालूम है कि असली लाल किले से भाषण देने का उनको मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए नकली लाल किला बनाकर सरगुजा में उससे भाषण दे दिया। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते आम आदमी का बजट बिगड़ता जा रहा है और देश पेट्रोल डीजल की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पेट्रोल के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाए जाने का संदेश देने के साथ खुद इस पर पहल करते हुए वाराणसी के मेयर राम गोपाल मोहले ने आज से अपने घर से नगर निगम अपने कार्यालय तक का 2 किलोमीटर तक का सफर पैदल ही तय किया। मेयर का मानना है कि अगर देश का हर व्यक्ति अपने घर से कुछ ही दूरी बगैर वाहन के टहलते हुए तय करे तो कुछ हद तक पेट्रोल व डीजल की किल्लत की समस्या से निजात मिल सकती है। कि देश के अंदर फ्यूल की जो इंटरनेशनल कीमत है वो बढ़ती चली जा रही है और एक राष्ट्रवादी होने के नाते, एक जिम्मेदार होने के नाते मुझे लगता है कि पेट्रोल की बचत होनी चाहिए और ये हमने अपने तो स्वयं शुरू किया है कि अगर मैं महीने में 20 लीटर खर्चा करता हूं तो मैं इसको 15 करने का प्रयास करूंगा और मैं अपने सभासद और जो भी मेरे पर्चे उनसे भी आह्वान करूंगा। सांप्रदायिक हिंसा के बाद छावनी में तब्दील हो चुके मुजफ्फरनगर में हालात पर काबू पाने के लिए हर प्रयास जारी है। इसी कड़ी में आरएलडी सुप्रीमो अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी को भी मुजफ्फरनगर जाने से रोका गया, जिसके बाद वहां उनके समर्थकों ने प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तो न्याय दिलाया जाएगा। फिर 10 दिन पहले जो घटनाएं हुई उस समय अगर ये पुलिस कुछ एक्शन लेती तो कुछ घटनाएं होने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है क्योंकि सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, ये चाहती है कि विकास के मुद्दे पे इसने कुछ नहीं किया है। देखिए, अब ये गिरफ्तार करेंगे तो हम गिरफ्तारी देंगे। मैं अपनों के बीच में जाना चाहता था, उनको समझाना चाहता हूँ शांति और अमन का वातावरण कैसे स्थापित हो, यही मेरी मंशा है। गणेश महोत्सव के अवसर पर जामनगर में एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई। ओपन सौराष्ट्र मोदक खाने की इस स्पर्धा में 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस स्पर्धा को 85 साल के बुजुर्ग ने 19 लड्डू खाकर जीत लिया। गणपति महोत्सव के दौरान देश भर में बप्पा को उनके प्रिय लड्डू मोदक का भोग लगाया जाता है। बांके बिहारी को भी लड्डू गोपाल कहकर संबोधित किया जाता है। एक तरह से सामाजिक पर्व और त्योहारों में बनाए जाने वाले पकवानों में लड्डू को अहमियत दी जाती है। शादी ब्याह का मौका हो तो भी बिना लड्डू के बात नहीं बनती, पर आज की नई पीढ़ी को लड्डू सुहाता नहीं। शुद्ध घी के देसी लड्डू पेट भर खाना और पचाना तो दूर की बात है, जो कभी भारतीय समाज की संस्कृति और एक जमाने की परंपरा रह चुकी है। इसी परंपरा को एक बार फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से जामनगर में मोदक स्पर्धा का आयोजन किया गया। दिलचस्प बात ये रही कि जामनगर के ब्रह्म सोशल ग्रुप लगातार 7 साल से इस प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। इस बार 3 आयु वर्ग समूह में यह प्रतियोगिता रखी गई। मोदक प्रतियोगिता में पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खास बात ये रही कि इस स्पर्धा में हिस्सा लेने वालों को बादाम, पिस्ता डालकर बनाए गए 80 ग्राम के शुद्ध लड्डू परोसे गए। मीठे मीठे लड्डू को हलक में उतारने के साथ दाल भी परोसी गई। ये ही लड्डू की हरीफ है, इसमें हम भाग लिया है और 70 लड्डू खा के हम विजय है। आज 6 साल से हम इसमें भाग लेते हैं। नहीं, हमारा उम्र 75 साल का है। और जंक फूड को पसंद करने वाली आज की युवा पीढ़ी के लिए इस तरह के आयोजन मायने रखती है। इससे वे अपनी परंपरा की तरफ कदम बढ़ाएंगे और उन्हें सेहतमंद खाने की ओर रुचि बढ़ेगी।
प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि 85 साल के बुजुर्ग रमेश भाई ओझा ने गपागप 19 लड्डू खाकर विजेता बनने का खिताब जीता और युवाओं को पीछे ढकेल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज। जहरीले सांप और शेरों की दोस्ती के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने मधुमक्खियों से दोस्ती कर सबको हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, मधुमक्खियां भी इन पर शहद जैसा प्यार उड़ेलती है। जी हाँ, मीठे मीठे शहद देने वाली इन मधुमक्खियों ने अब रिश्तों की मिठास को भी समझ लिया है और शायद तभी इन्होंने अपनी बिरादरी से बिल्कुल अलग एक इंसान से दोस्ती कर ली है। अब मधुमक्खियों से लिपटे इस शख्स को जरा गौर से देखिए। बुलंद शहर का यह शख्स राजेंद्र वही इंसान है जिसकी गहरी और पक्की दोस्ती इंसानों से कहीं ज्यादा मधुमक्खियों से है। ये अजीबोगरीब रिश्ता राजेंद्र और मधुमक्खियों के बीच जितना मधुर है उतना ही डरावना भी है इसे देखने वालों के लिए। ये जानकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं कि राजेंद्र के बस एक इशारे पर डिब्बे में बंद सारी मधुमक्खियां उनकी ओर उमड़ पड़ती हैं और महज चंद मिनटों में ही राजेंद्र का पूरा शरीर कुछ इस तरह हो जाता है। इतना सब होने के बाद भी राजेंद्र को ना तो कोई डर लगता है और ना ही किसी तरह की सिहरन। उल्टे राजेंद्र का आनंद दोगुना हो जाता है। राजेंद्र की माने तो रानी मधुमक्खियों की पहचान बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रानी मधुमक्खियों से दोस्ती होने के बाद बाकी से खुद ब खुद दोस्ती हो जाएगी। हम जब भोजन के रूप में इनके बीच में जाते हैं, इनके बीच में कार्य करते हैं, तो इन लाखों मक्खियां हमारे शरीर पर आ जाती हैं, जो पैर से लेकर शरीर चेहरे तक सिर तक पूरा जो है वो पूरा ढक लेती हैं। और जब भोजन इनका पूरा हो जाता है, भोजन हम दे लेते हैं, तो वो फिर सब मक्खियां जो है अपने अपने बॉक्स में चली जाती हैं। जीवन में कभी ऐसा दौर आया तो आपको डर लगा हो? शुरू में ऐसी दिक्कत आती है, लेकिन कार्य करते करते, क्योंकि आज 14-15 वर्ष हो गए, तो कार्य करते करते वो इतनी हिम्मत, इतनी बर्दाश्त अपने अंदर हो गई है। और अपने संगसाथी भी तो ऐसे हैं कि वो सब जो है। अब सवाल यह उठता है कि राजेंद्र और मधुमक्खियों में ऐसा प्रेम हुआ कैसे। इस बारे में खुद राजेंद्र की माने तो 1990 में मेरठ से ग्रेजुएशन करने के बाद 1993 में वो मौन पालन करने के लिए शांति कुंज गए। यहाँ 1996 तक की ट्रेनिंग के दौरान ही राजेंद्र की मधुमक्खियों से नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद राजेंद्र ने 1997 में मौन पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। मधुमक्खियों की तमाम प्रजातियों के बारे में जानकारी रखने वाले राजेंद्र हर साल मधुमक्खी पालन से लाखों रुपए की कमाई करते हैं। राजेंद्र और मधुमक्खियों की दोस्ती के बीच मधुमक्खी पालन के एक अच्छे व्यवसाय को जितनी बरकत मिल रही है, उससे कहीं बढ़कर एक संदेश भी मिल रहा है, और वह संदेश है रिश्ते बने तो बिल्कुल मधुमक्खियों और राजेंद्र त्यागी की तरह, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज। गणेश उत्सव पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने पुलिस विभाग व्यापक इंतजाम कर रहा है। झांकी देखने वालों को असुविधा न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता को इस बात का भरोसा दिलाया है। गणेशोत्सव के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त करने की कवायद की जा रही है, ताकि आम जनता को झांकी देखते समय असुविधा न हो। इस कार्य के लिए पेट्रोलिंग पार्टियों को खास हिदायत दी गई है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखी जा सके। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। गणेश चतुर्थी के दौरान काफी उत्सव का माहौल होता है। कई जगहों पर पंडाल लगते हैं, मूर्तियां आती हैं, स्थापित की जाती हैं, उसके विसर्जन की प्रक्रिया रहती है। तो उस दौरान निश्चित बात है ट्रैफिक पुलिस का प्रभाव पड़ेगा। पुलिस का एक प्रयास है कि इस दौरान बेहतर से बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था प्रदान की जा सके। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आम आदमी परेशान होते रहते हैं, वहीं त्योहारों में पुलिस अधीक्षक ने बेहतर सुविधा देने की बात कही है। चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेंगे। जो मूर्तियां स्थापित करते समय, उसके बाद विसर्जन के समय भी ट्रैफिक सुचारू रहे, आम लोगों को बाधा न पहुंचे, लोगों को सुविधा का और सुरक्षा का ध्यान रखकर पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी। पर्व त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है। अब ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती भीड़ को काबू कर पाने में कितनी सफल हो पाती है, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। कैमरामैन गणेश राव के साथ विप्लव दत्ता, TSN न्यूज, रायपुर।
मानसिक तनाव और अवसाद की वजह से कम उम्र के युवा आत्महत्या जैसे कदम उठाने से नहीं हिचकिचाते। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में यह भावना ज्यादा देखी गई है। बदलती जीवन शैली और पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव ने नई पीढ़ी के सोचने समझने की क्षमता पर असर डाला है। छोटी छोटी बातों पर आवेशित होकर आत्मघाती कदम उठाना समाज में चिंता का विषय बना है। छत्तीसगढ़ इससे अछूता नहीं है। प्रदेश में इन दिनों कम उम्र की लड़कियों का आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक अभी तक 500 लड़कियां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुकी हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि कम उम्र की लड़कियों में परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने और दोस्ती में असफल होने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मनोचिकित्सक का मानना है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा भावुक होती हैं और किशोरावस्था में अधिक मानसिक परेशानियां भी आती हैं, जिसकी वजह से वे जल्दी आवेशित होकर आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे देती हैं। एडोलेसेंट पीरियड में जो होता है, इनको सडनली स्ट्रेस या तनाव ज्यादा होता है। स्पेशली आप देखेंगे कि इस समय पढ़ाई का तनाव ज्यादा रहता है, रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, करियर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और जब एडोलेसेंट पीरियड या अपन बोल सकते किशोर अवस्था में, तो बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, थोड़ा सा भावुक ज्यादा होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। इस वजह से वो कई बार इस तरह के कदम उठा लेते हैं, सुसाइड वाले। यूजुअली ये देखा जाता है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों में इक्वल रहता है, मतलब गर्ल्स ज्यादा अटेम्प्ट करती हैं सुसाइड, क्योंकि वो ज्यादा भावुक होती हैं। दूसरा एक बहुत मुख्य कारण है कि इस उम्र में ही ज्यादा जो मानसिक समस्याएं हैं वो भी ज्यादा आती हैं। इसके पहले तक बड़ा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है बच्चा। बदलते परिवेश में समाज को एक होकर इस बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। मुझे लगता है कि ये समस्या एक तो है, कुछ घटनाएं जरूर होती हैं जिसमें नाबालिग लोग सुसाइड कर लेते हैं और बहुत दुर्भाग्यजनक है ऐसी स्थिति। एक पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक समाज के एक व्यक्ति की हैसियत हम सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। मेरे विचार से इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो परिवार की है, रिश्तेदारों की है और स्कूल की है। इस तरह की घटना बार बार होने से समाज में एक गलत संदेश जाती है। ऐसे में माता पिता और परिवार का संयुक्त रूप से सहयोग होना चाहिए, जिससे कि नई पीढ़ी नकारात्मक सोच से उबर सके। कैमरामैन गणेश राव के साथ विप्लव दत्ता, TSN न्यूज, रायपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिलों में सूरजपुर ने लिखी विकास की नई इबारत। शक्कर कारखाने में लाई गन्ना किसानों के चेहरों पर मीठी मुस्कान। प्रगति पर सूरजपुर बाईपास रोड का निर्माण। 111 सड़कों के निर्माण से हुई 224 बसाहटों की राह आसान। 700 महिलाओं ने सीखी मशरूम की खेती, हुए आत्मनिर्भर। पतरापारा, सुहागपुर और सभी जैसे 14 गाँव में अब हो रही है मशरूम की खेती। 25,000 से ज्यादा हितग्राहियों के घरों तक पहुंची बिजली। 13,552 लोगों को मिला वन अधिकार पट्टा। बंजा में एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना। रकसगंडा एनीकट से बढ़ा जल स्तर। 1,16,299 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। साक्षरता के लिए मिला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार। सूरजपुर के प्रथम जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने दिया 190 करोड़ के विकास कार्यों का उपहार। ये छत्तीसगढ़ के 9 जिले हैं, उसमें सबसे तेजी के साथ चमकता हुआ यह सूरजपुर जिला आने वाले समय में विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम यहाँ की जनता को करे। मेरी शुभकामना। विकास की राह में सूरज सा चमकता जिला सूरजपुर। छत्तीसगढ़ सरकार, सबके साथ सबका विकास। अपराधी कौन? देखिए सिर्फ TSN न्यूज पर।
बाद खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली गैंगरेप के मामले में सर्किट फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अन्य 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में चारों आरोपियों को सभी 13 धाराओं में दोषी करार देते हुए कहा कि इन लोगों ने एक असहाय लड़की के साथ सामूहिक अनाचार और हत्या जैसा जघन्य कृत्य किया है। वहीं एक आरोपी के पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि वो निर्दोष है और न्यायालय का आदेश या जो कुछ आदेश होगा उसको तो हमको पालन करना ही करना है। इसका 2 साल का बच्चा को देखते हुए न्यायालय को फैसला करना चाहिए। अगर अक्षय ठाकुर दोषी है तो है, क्राइम किया तो दोषी है। पुनर्वास की मांग को लेकर मेलपेपलिया में जल सत्याग्रह 8वें दिन भी जारी रहा। लगातार पानी में रहने से आंदोलनकारियों की चमड़ियां सफेद होकर गलने लगी हैं। इसी के साथ जलीय जंतुओं का खतरा भी मंडरा रहा है। बावजूद इसके आंदोलनकारी मांग पूरी नहीं होने तक पानी में ही रहने की जिद पर अड़े हुए हैं। सत्याग्रह करते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधायक जी, हमारी कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा 2 शब्द विधायक जी से और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी से कि विधायक जी शिकार करते हैं जंगलना पहाड़ में, विधायक जी शिकार करते हैं पर्दे की आड़ में, ये दुनिया जाए चूल्हे और भाड़ में, विधायक जी लगे हैं अपनी जुगाड़ में। पानी में बैठे हैं और हमको देखने के कोई लोग अधिकारी नहीं आ रहे हैं और हमारी स्थिति इतनी खराब है यहाँ के, ना तो हमारे गांव में जमीन बची, ना हमारे पास कोई चीज बची। हमारे मालूम वाले लोग को 40-40 हजार रुपए एकड़ में पैसे मिले थे, जिसको 15-15, 20-20, 10-10 साल हो गए। कैसे पैसे पुराएंगे हमारे किसान यहाँ और हमको क्या साथ दे सकते हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में महिला कांग्रेस ने अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों के लिए दावेदारी जताई है। राजधानी पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्हें चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। कांग्रेस खेमे में मुख्यमंत्री की दौड़ में एक तरफ कई दिग्गज नेता एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हैं, तो वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री बनने का भी शिगुफा छोड़कर हलचल मचा दी है। बिल्कुल हमारी मांग रहेगी, महिला कांग्रेस, जैसा मैंने कहा कि एक राजनीतिक संगठन सबसे पहले है, तो निश्चित ही हमारी मांग रहेगी कि हम सबसे पहले तो हम ये मांग करेंगे कि 33% का आरक्षण जल्द से जल्द लागू हो, जो कि राजीव जी का एक सपना था और वो स्थानीय निकायों के चुनाव में तो लागू हो गया है, पर विधानसभा और लोकसभा स्तर पर लागू होना बाकी है। जो राज्यसभा में बिल पारित हो चुका है, लोकसभा में पेंडिंग है, तो हम ये दबाव जरूर डालेंगे कि लोकसभा से भी जल्दी से जल्दी पारित हो, जिससे कि हमारा अधिकार हो जाए। ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा से मोदी होंगे पीएम दावेदार, मोदी में हुआ गुलाबी शहर जयपुर, जोगी ने साधा मोदी पर निशाना। दिल्ली गैंगरेप के चारों आरोपी दोषी करार, सजा पर बुधवार को होगी बहस, आरोपी के पिता ने कहा बेटा है निर्दोष। पेट्रोल बचाने अनोखी पहल, वाराणसी के मेयर पैदल पहुंचे दफ्तर। और 84 साल के बुजुर्ग ने दी युवाओं को मात, 19 लड्डू खाकर जीती प्रतियोगिता। विकास पथ पर अग्रसर छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, मिली सरगुजा विश्वविद्यालय की सौगात। सरगुजा संभाग में महाविद्यालयों की संख्या 4 से बढ़कर हुई 7, विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि। नर्सिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना से जिले के युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर। जिले में धान का उत्पादन वर्ष 2000 की तुलना में 3 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर हुआ 6 लाख मीट्रिक टन। श्याम घुंगुट्टा परियोजना और बांध जलाशय की नहरों का हुआ कंक्रीटीकरण। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में हुआ हॉकी स्टेडियम का निर्माण। गांधी स्टेडियम का हुआ उन्नयन। अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर के स्विमिंग पूल का निर्माण।
बास्केटबॉल मैदान की स्थापना, जिले की खेल प्रतिभाओं को निखारने का हर संभव प्रयास, नगर सौंदर्यीकरण और अधोसंरचना निर्माण के साथ अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का विकास, राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल की स्थापना अंबिकापुर में और राज्य की पहली ई लाइब्रेरी का भी शुभारंभ, राज्य की पहली जेनरिक दवा विक्रय केंद्र का संचालन सरगुजा से, जिले के मैन पार्क में शैला टूरिस्ट रिसोर्ट और एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण, शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध सरगुजा, विकास पथ पर अग्रसर सरगुजा, छत्तीसगढ़ सरकार, विकास लगातार। आपकी आवाज नहीं पाएगी किसी की मनमानी, मजबूरी, रोज भ्रष्टाचार, जुगाड़ या बढ़ता शोर। आपकी लड़ाई में आपके साथ है TSN न्यूज। जी हाँ, अब आपके साथ है आपका सच्चा प्रहरी TSN न्यूज, जहां है हर खबर और हर खबर का पूरा असर, जहां हौसले बुलंद और आवाज में दम, होगी आपकी कहानी हमारी जुबानी, होंगे हर कदम पर आपके साथ, हम हैं तैयार पूरे जज्बे के साथ। आ गया है TSN न्यूज, जो आप तक पहुंचाएगा पूरा सच। TSN न्यूज, जज्बा साहस का। छत्तीसगढ़ राज्य में जनवरी 2012 में 24वें जिले का प्रादुर्भाव हुआ। बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के लोकार्पण पे ऐसा महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ माता के, छत्तीसगढ़ महतारी के सिर पे हम कोई नया मुकुट रखने जा रहे हैं। कभी ये क्षेत्र भय और आतंक का पर्याय बन चुका था। आज यहाँ अमन और शांति है। पर्यटन स्थल कुंवर बच्छराज और तातापानी गर्मकुंड भ्रमण के लिए पर्यटकों का बेखौफ आगमन। सतत विद्युत आपूर्ति हेतु तातापानी में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना। कन्हार नदी पर 29 करोड़ 52 लाख की लागत से निर्माणाधीन फूटपाली विवर्तन योजना के प्रथम चरण का कार्य समाप्ति पर। स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करने के लिए 100 बिस्तर का जिला अस्पताल निर्मित किया जा रहा है। आज सड़क, हवाई पट्टी, बांध, नहर निर्माण से बलरामपुर रामानुजगंज जिले की तस्वीर बदल चुकी है। तेंदुपत्ता संग्रहण, मक्का, धान उत्पादन और शिक्षा के विस्तार से लोगों की तकदीर बदल चुकी है। जन जन से सरोकार, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। यूपी के बुलंदशहर में खाकी वर्दी ने फिर से मानवता को शर्मसार कर दिया। इस बार चोरी की आरोपी एक युवती को पुलिस चौकी में निर्वस्त्र करके पीटने का आरोप खुद पुलिस पर ही लगा है। जानकारी के मुताबिक युवती को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि सुबह होते होते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ये मामला इस संज्ञान में आया, एक चोरी हुई थी मावन चौकी के क्षेत्र में और एक चोरी करीब 3 महीने पहले हुई थी। उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, अर्जुन और आकाश नाम के, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। आरोपी की बहन को थाने नहीं लाया गया था। आरोपी ने यह बताया कि जो चोरी की अंगूठी है और पैसे वो मेरे घर पे संदूक में रखते हैं। पुलिस टीम वहाँ घर पे गई, वहाँ उसकी बहन से पूछताछ की गई और उसमें एक पाजेब चांदी की बरामद हुई है, कुछ रुपए बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर में फैली हिंसा के बाद जिले में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। पूरे इलाके को सेना के हवाले कर दिया गया है। वहीं जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। लगभग 40 लोगों के मारे जाने और पूरे शहर के बर्बाद होने के बाद फिलहाल मुजफ्फरनगर शांत है। हालांकि शांति में तनाव साफ देखा जा रहा है। वो सिटी एरिया है चाहे वो रिमोट एरिया है, सभी जगह सिचुएशन नॉर्मल है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद तेजाब फैक्ट्री की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी घटनाओं को कभी एक तरफा प्यार तो कभी प्रॉपर्टी के लिए अंजाम दिया जाता है। ताजा मामला अलीगढ़ का है, जहां रोडवेज बस स्टैंड के पास सोमवार देर रात एक महिला पर 2 युवकों ने तेजाब फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक हमलावर महिला के चचेरे भाई ही थे, जिन्होंने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपनी बहन पर तेजाब से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खाना लेके आ रही थी अपनी नंद को यहाँ, और वो आती हूँ ना 2 महीने हो गए मुझे आते हुए। उन लोगों ने मेरे रिश्ते में उतारा, मुझसे बात करी उन्होंने, तो मैंने चलो कोई बात ना, बात कर रहे कहते हो। एकदम से तेराई में बोले और धमकी दी तो रखे वाला भाग गया। अब बात खेल समाचार की।
स्पेन के दिग्गज टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने वर्ल्ड के टॉप मोस्ट खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 से हराकर यूएस ओपन खिताब पर कब्जा कर लिया है। इस जीत के साथ ही उनके खाते में अब 13 ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गणेशोत्सव की धूम शुरू हो गई है। जगह जगह भव्य पंडाल और गणेश पूजा का इंतजाम किया गया है। इस मौके पर सबसे लोकप्रिय लाल बागचा राजा के दरबार में भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रकृति की गोद में बसा जशपुर जिला वर्षों से विकास में पिछड़ा था, परंतु अब इसकी दशा, दिशा और तस्वीर तीनों ही बदल गई है। कृषि में हुई क्रांतिकारी पहल। छत्तीसगढ़ में पहली बार 24 किसानों के 25 एकड़ जमीन में चाय की खेती की जा रही है। इसके अलावा नाशपाती, लीची और आम की खेती ने किसानों के भाग खोल दिए हैं। आदिवासी बालिकाएं भी अब पढ़ लिखकर उच्च शिक्षा के लिए शासन के माध्यम से कोचिंग प्राप्त कर रही हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक सर्व सुविधा युक्त थिएटर का निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चों को फिल्मों के माध्यम से शिक्षा दी जा सकेगी। सड़कों और पुलों के निर्माण से वनांचल में आवागमन सुगम हुआ। दुर्गम क्षेत्रों में भी अब हर घर सोलर प्लांट से रोशन है। विद्युतीकृत गांवों की संख्या अब 730 हो गई है। वहीं एकल बत्ती कनेक्शन में 4 गुना वृद्धि हुई है। 3471 व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। धान खरीदी में जशपुर जिले में इन 9 वर्षों में 8 गुना वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जशपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत वजन उत्सव और कुपोषण मुक्त जिला बनाने की पहल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। जशपुर के इन आदिवासियों के चेहरे की मुस्कान बता रही है यहाँ के विकास की गाथा। छत्तीसगढ़ सरकार, विकास का आधार। TSN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम शुक्ला। हम बात करेंगे बीके हरिप्रसाद से, जो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ के हर मसले पर आज उनसे चर्चा करेंगे। हरिप्रसाद जी, सबसे पहले ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो आजकल चल रहा है चुनाव को लेकर और टिकट बंटवारे को लेकर, उस पर क्या सोचते हैं आप? सब अच्छा चल रहा है। हमारा प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मीटिंग हुआ, उसमें सब सदस्यगण आए थे। फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एक रायपुर और एक दिल्ली में हुआ। सब सदस्य आके अपना सुझाव दिया है, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक हलचल जो जारी है आजकल छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा नेशनल मीडिया में उभरकर सामने आ रहा है, अंतर्विरोध सामने आ रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अंतर्विरोध नहीं है, अपना अपना राय रख रहा है लोग। उसमें मैंने बहुत पहले से कहा, प्रजातंत्र है, उधर मतभेद हो सकता है, कहीं भी मनभेद नहीं है। अजीत जोगी जी के मसले पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अजीत जोगी जी किसी भी तरह से आप लोग के बस में नहीं आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अजीत जोगी प्रदेश इलेक्शन कमेटी मीटिंग में आया था। इधर जब दिल्ली में हम लोग प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्यों को बुलाया था, उधर भी आया था। और क्या साबित करना है? ये सब कुछ लोगों का भारतीय जनता पार्टी का कुराफती है। ये दिखाना चाहता है कांग्रेस एकजुट नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपना अंदर देखना है क्या है उसका हालत। नए अध्यक्ष चरणदास महंत जी के बारे में बात करेंगे। कैसा कामकाज चल रहा है उनका? आप कितने संतुष्ट हैं उससे? ठीक है, काम तो अच्छा चल रहा है। उधर प्रदेश इलेक्शन कमेटी सबका मीटिंग हो रहा है, सब प्रदेश में मीटिंग चल रहा है, ठीक चल रहा है। अजीत जोगी और चरणदास महंत में काफी मतभेद है, जो कि डिनर के बाद भी अब भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो किस तरह से आप दोनों को जोड़ेंगे एक साथ? देखिए, सब मीडिया में आना नहीं चाहिए, कोई मतभेद नहीं है, दोनों घर गए हैं। अब रोज एक एक कदम पे भी आपका अगर ढूंढना चाहे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। पॉलिटिकली सब ठीक चल रहा है। काफी दिनों से अजीत जोगी छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं, उन्होंने अपना सारा चुनाव प्रचार बंद कर रखा है। उन्होंने, रेणु जोगी ने, अमित जोगी ने, कोई भी छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि इससे पहले सारे लोग काफी सक्रिय थे। तो ये क्या है? अब सब लोग दिल्ली में हैं, वो भी है दिल्ली में। चलिए चुनाव की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो भी चुनाव है, किस तरह से मतदाताओं को लुभाएंगे आप लोग? कोई लुभाने का जरूरी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है 10 साल के,
जो महिला और बच्चे खासतौर जलियांवाला कांड साबित करते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। जो खुद राजनांदगांव को एक मॉडल शहर बनाने का घोषित किया था, अभी वो